गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 10 पार्ट तक पढ़ लिए हैं। मैं आज आपको सीधा 14 पार्ट पढ़ाऊंगी। उस पार्ट को मैं बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब ये छोटे छोटे चैप्टर हैं तो जल्दी इसको कंप्लीट करके आपको पढ़ना है परीक्षा की तैयारी के लिए। वो पार्ट तो होते रहेंगे, फिर मैं आपको सिलेबस भी भेजूंगी, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो आज 14वां पार्ट पढ़ेंगे, रेसों से वस्त्र तक पादप रेसे। देखो, प्राचीन समय में हम लोग मतलब जो आदि मानव थे या प्राचीन समय के जो लोग थे, उन्हें कपड़े की जानकारी नहीं थी, तो वो अपने शरीर को पेड़ों के छाल, जंतुओं के चमड़े और पत्तियों से ढक लेते थे। धीरे धीरे जब सुई का आविष्कार हुआ तब लोगों ने कपड़ा बुनना शुरू किया और कपड़े पहनने चालू किए, ठीक है। तब तब से पहले उन्होंने क्या किया था कि घास फूस से क्या करते थे, चटाई टाइप का बना के उन्हीं से अपने शरीर को ढकते थे, ठीक है। तो जो सूती कपड़े हैं, जो रेशमी कपड़े हैं, बहुत अनेक प्रकार के हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, वो क्या किससे बने होते हैं? किसी न किसी प्रकार के रेशे से बने होते हैं। रेशा मतलब आपको मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, कोई सा भी कपड़ा लेना, उसका एक धागा निकालना और उस धागा को और छोटा छोटा रूप करके देखना, इस प्रकार छोटे छोटे रेशे आपको दिखाई देंगे धागे में। तो ये जो रेशे होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? या तो जंतु से प्राप्त होते हैं या पौधों से प्राप्त होते हैं। जो रेशे हमें जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु रेशे, और जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहते हैं, ठीक है। कुछ जंतु और पादप रेशों से बने कपड़ों के नाम हैं सूती, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र। ये सब वनस्पति और जंतु से ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक माने हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, ठीक है, चाहे वो जंतु से हो चाहे वो पादप या वनस्पति से हो। तो जो वनस्पति से प्राप्त होगा या पादप से प्राप्त होगा उन्हें पादप रेशा कहेंगे। और मतलब कौन कौन सा? कपास, जूट के रेशे जो होते हैं पौधे से प्राप्त होते हैं। जो सूती का मतलब जो वस्त्र होता है और जो जूट का होता है ना, वो रेशे पौधों से प्राप्त होता है, उसे पादप रेशा कहा जाता है। और ऊन और रेशम जो होता है हमें जंतु से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इन्हें क्या कहते हैं? जंतु रेशे कहते हैं। किससे किससे प्राप्त होता है दिया है, देखो, खरगोश, याक, ऊंट के बाल से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और रेशमी रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये आप आगे जाके 7वीं क्लास में पढ़ोगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा ही जान लो जंतु रेशे के बारे में। और हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग किया जाता था। पिछले लगभग कुछ वर्षों से 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थ से रेशे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। उससे बने हुए टेरेलिन, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जो होते हैं, उसके कपड़े जो होते हैं वो संश्लेषित रेशों से बने होते हैं, ठीक है। कुछ पादप रेशों के बारे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। पादप ये रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं और इनका नाम भी संबंधित पौधों के अनुसार ही होता है। पहला है कपास। कपास के पौधे से जब फूल झड़ जाता है तब कोआ या डोटा निकलता है। ये परिपक्व होकर फट जाते हैं, इसके अंदर से रुई दिखाई देने लगती है, देखे होगे। सेमल देख जान रहे हो ना? सेमल, इससे बहुत बहुत मुलायम गद्दा, तकिया आदि बनता है, जिसे कापोक भी कहते हैं। सेमल के रेशे कपास की ही भांति कोए से प्राप्त होते हैं। सेमल के फूलों के झड़ जाने के बाद कोए पक जाते हैं, तब उनमें से रुई के समान रेशे निकलते हैं। इन रेशों से प्राकृतिक ऐंठन का अभाव होता है, इस कारण इसकी कताई कर धागा तैयार नहीं किया जा सकता। किंतु इसके रेशे रेशम के समान चमकीले और उत्तम श्रेणी के होते हैं। चटाई बिछौने बनाने में इसका उपयोग होता है। धागा इससे नहीं बन सकता है। जूट के बारे में सब जान रहे हो। जूट के पौधे से सामान्य भाषा में इसे टाट कहा जाता है। टाट पट्टी जान रहे हो, है ना। जूट के पौधों
नमी और गर्मी की आवश्यकता होती है। इसका पौधा 12-15 फुट ऊंचा होता है। फूलों के मुरझाने के बाद पौधे को काट लिया जाता है। तने को कई दिनों तक पानी में डालकर गलाया जाता है। इससे तने की बाहरी छाल गलकर अलग हो जाती है और शेष भाग से कोमल पीले रंग के चमकीले रेशे प्राप्त होते हैं, जिसे जूट के बोरे, दरियाँ और गलीचा बनाया जाता है। ठीक है। नारियल का रेशा, इसको तो जान ही रहे हो, नारियल के ऊपर के छिलके से जो ये होता है, इससे गद्दियाँ और रस्सियाँ भी बनती हैं। ठीक है। प्राकृतिक रेशे से आप क्या समझते हैं, अभी बताई हूँ। ऐसे रेशे के नाम लिखिए जो पौधे से प्राप्त होता है, इसको भी बता दी हूँ। अनाज रखने वाले बोरे, बैठने की टाटपत्री किससे बनती है, जूट से बनती है ना, जान तो रहे हो, इसको लिख लेना। वस्त्र का निर्माण, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है उसको मैं अभी बताऊंगी। वस्त्र का निर्माण करने का जो पहला स्टेप होता है, धागे की कताई करना। ठीक है। धागे की कताई पहले हाथ से होता था। इसके बाद तकली और चरखे का आविष्कार हुआ, जिससे समय की बचत हुई। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र के निर्माण में नए युग का भी प्रारंभ कर दिया है। रेशों को प्राप्त करना, उन्हें साफ करना, धागा बनाना और आखिर में धागे से वस्त्र बनाना, इस सब के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनें बनने लगी हैं। तो जो रेशम को धागों में बदलना ही कताई कहलाता है। ठीक है। यह वस्त्र निर्माण का पहला चरण होता है। उसके बाद धागों की बुनाई होती है। बुनाई जो होती है करघे से होती है। ठीक है। इसको करघा कहते हैं। जो बुनाई होती है ना, उसको करघे से किया जाता है। करघे में क्या होता है, करघे या तो हस्त चालित हो सकते हैं, विद्युत चालित हो सकते हैं। इसमें कपड़े का ताना और बाना, ताना माने होता है धागा का लंबाई वाला भाग, बाना माने होता है चौड़ाई वाला भाग। ठीक है। दोनों के को आपस में फंसाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ताना और बाना कहते हैं। ये देखो सघन रचना है और ये झिरी रचना है, यही है ताना और बाना। ठीक है। ताना बाना जो करघा होता है। ठीक है। करघे के आविष्कार से बुनाई का काम सरल हो गया है। आजकल तो बहुत बड़े पैमाने में इलेक्ट्रॉनिक करघे का उपयोग होता है। और ताना बाना में ताने का पहला धागा बाना के ऊपर, दूसरा उसके नीचे, तीसरा फिर ऊपर और चौथा उसके नीचे, इस क्रम में क्या होते जाता है, वस्त्र की बुनाई होते जाती है। उसके बाद होता है सलाइयों से भी बुनाई होती है। जान रहे हो, स्वेटर, जर्सी, कार्डिगन, बनियान आदि वस्त्र का उपयोग जो आप लोग पहने हो ना, जो स्वेटर भी आजकल आता है, वो सलाइयों से ही बुनकर आता है। ये नीटिंग द्वारा तैयार किए गए वस्त्र होते हैं। नीटेड कपड़ों में आवश्यकता अनुसार फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। ये कहीं फैल कर सिकुड़ कर शरीर में फिट जाती हैं, इसलिए ये वस्त्र विशेष उपयोगी हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है नीटिंग द्वारा जो होता है स्वेटर, शॉल आदि की बुनाई की जाती है। ये कपड़े मतलब ये नीटिंग मतलब इसको जो है आवश्यकता अनुसार फैला भी सकते हैं और सिकोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार यह इसके द्वारा भी वस्त्र की का निर्माण होता है। ठीक है। रेशों से धागे प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, कताई। ताना बाना से क्या समझते हैं, ताना बाना से देखो लंबाई में धागों को ताना कहा जाता है और चौड़ाई में धागों को बाना कहा जाता है। सलाइयों से बुनाई और हाथ खरगों से बुनाई में क्या अंतर है। सलाई से बुनाई में देखो इसमें ताना बना रहता है और इसमें जितना चाहे उतना फैला सकते हैं और इसको सिकोड़ सकते हैं, यही अंतर है। फैलने वाले वस्त्र को हैंड लेंस से देखें और उसका चित्र बनाएं। इसको हैंड लेंस कहाँ से पाओगे। ठीक है। खैर जो भी है, जितना भी है, आप इसका मेन है आपका रेशा। रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु और पादप रेशे किसे कहते हैं और पादप रेशों के नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है। जो बनता है क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। दरिया गलीचा बनाने में मुख्यतः जूट का प्रयोग किया जाता है, सही है। रेशों से धागा बनता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सही और गलत का पहचान करना है और उसको लिखना है। ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो। कल हम लोग अगले ये में 15 पार्ट पढ़ेंगे। इसको आप लोग लिख लेना जो भी बनता है। ठीक है। प्रश्न उत्तर लिख लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है।